हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जैसे कि हमने एक टॉप 10 सीरीज़ यहां पर स्टार्ट की हुई है। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हमने यहां पर एक सीरीज़ चलाई है। तो इस सीरीज़ का आज हम ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो ये 11वीं सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में आपको यहाँ से टॉप 10 क्वेश्चन मिलते हैं। टॉप 10 का मतलब है कि यहाँ से ऐसे 10 क्वेश्चन जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं या आगे भी उनकी आने की संभावना रहती है। इस तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि हमने 822 AV, तो इसके हमने यहाँ से हमने 2 तक आपको यहाँ से क्वेश्चन दे दिए थे। 2 तक यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है क्या, इसमें बोला गया कि आप स्क्रीन पर भी देखेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन पेपर में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, तो यहाँ पर बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 मीन्स 96 और 404 का HCF और LCM क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि अभाज्य, बात करते हैं कि इसकी अभाज्य की। तो अभाज्य क्या होता है, देखिए मैंने पहले ही बताया था, अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित हो और उसके केवल और केवल 2 उसके गुणनखंड हो। मीन्स कहने का मतलब है उसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। जैसे कि 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पूछा जाता है इस प्रैक्टिस सेट में नहीं, इससे पिछले प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप उठाकर देख लीजिए। तो वहाँ पर अभाज्य संख्या पूछा गया था, तो उसमें 2 ऑप्शन था। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, फिर आपकी 5 है, फिर 7 है, फिर आपकी 11 है, 13 है। तो इस तरह से वे संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम बात करते हैं इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों के हमें बताना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यहाँ से LCM। तो यहाँ से इसके हम फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, पानी बोतल इधर रख देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे 96 है, तो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। देखिए सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करिए। 2 से क्यों डिवाइड हो जाएगी ये संख्या, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है, जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो और 0 हो, तो ये संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। यहाँ से 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 छिका 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, फिर यहाँ से कितना आ गया 1 तिया 3। ठीक है, बात करते हैं अब दूसरी संख्या ले लीजिए। तो दूसरी क्या है 404, 404 के फैक्टर करिए। ये भी अभाज्य गुणनखंडी विधि कहलाती है। जब हम किसी के गुणन फैक्टर करते हैं या गुणनखंड करते हैं तो उसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो यहाँ से इसका 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, फिर यहाँ से ये 101 से ही जाएगा, इससे इसके अलावा किसी और डिजिट से नहीं जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमने 404 यहाँ पर लिख लेंगे। तो 96 के क्या क्या फैक्टर है, कितने देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 5 बार है। और उसके बाद यहाँ पर 404 के फैक्टर हुए आपके 2 गुना 2 गुना 101। क्लियर है। तो इसका सबसे पहले आपको HCF बताना है। तो HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, अच्छा इसमें 3 और रह गया, तो 3 और लिख देंगे। देखिए HCF क्या होता है, HCF होता है जितनी भी डिजिट दी है उनमें जो भी उभयनिष्ठ संख्या है दोनों में, तो वो बाहर कॉमन ले लेते हैं, या कह सकते हैं जो दोनों में एक जैसी डिजिट है, एक जैसी संख्या है, उसको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो एक और 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से 2 दूने 4। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम देखिए यहाँ से एलसीएम की बात करें अगर, यहाँ पर जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों में से एक डिजिट आ गई, इन दोनों में से एक डिजिट आ गई। अब कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। देखिए यहाँ पर 2 है, सिंगल है, नीचे नहीं है, यहाँ पर भी 2 है, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, एक एक बार सब आ जाएंगे, और यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ से 101 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 101 भी आ गया। तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दिया 96 हो जाएगा, और यहाँ से 101 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बात करेंगे तो 96 और 96 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 96 आ जाएगा। तो आपका एचसीएफ की बात कर रहा तो 4 आ गया, और एलसीएम की बात करेगा तो 96 आ जाएगा, मीन्स 9696। तो आपके दोनों आंसर होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 है, तीसरे, और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और जैसे कि आपके पास यदि अखिल का अनसोल्ड पेपर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अखिल का अनसोल्ड पेपर है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये 822 AV 2022 का प्रश्न पत्र है, 822 AV। तो यहाँ से यदि आपके पास ये अखिल का अनसोल्ड पेपर है, ये आप यूज़ का भी है, किसी का भी हो, ठीक है ना, तो इसमें आप 822 AV प्रश्न पत्र मिला लेंगे और साथ के साथ मेरे साथ रीड करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के ख में बोला गया है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y - k - 3 = 0 एवं 12x + ky - k = 0 के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे, नोट करके लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए कब कब क्या कंडीशन बनती है। यदि हमारे पास a1/a2 है बराबर b1/b2 है, तो यहाँ पर इस तरह की कंडीशन बनती है और वो क्या है, बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, समीकरण के युग्म, समीकरण या रैखिक समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण के युग्म एक अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है, हल होगा। ठीक है, हल होगा। बस में आई नहीं आई, तो यहां से ये कंडीशन आपकी बनती है। और यदि आपको इस तरह की कंडीशन दे देता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये इसमें अप्लाई होगा, ये वाला नियम जो है इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होगा, अनेक हल होगा या होंगे। बस में ही नहीं आई, होंगे ही आएगा क्योंकि काफ़ी सारे हैं। और बात करते हैं तीसरे की। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। यदि आपके पास a1/a2 b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण का या समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि युग्म का मतलब है हमें यहाँ पर रैखिक समीकरण का जोड़ा दिया होता है, इसलिए यहाँ पे युग्म बोला गया है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। बात समझ में यहाँ तक आगे होगी, कोई हल नहीं होगा। तो ये आपकी 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आप नोट कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। कभी कभी कहता है कि समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है, समीकरण दे देगा आपको, वो पूछ लेगा कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या युग्म का कोई भी हल नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको समीकरण दे देगा। इसमें तो k की वैल्यू पूछी है, इसलिए इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। और यदि k की वैल्यू फाइंड नहीं करनी होती तो फिर उसमें क्या होता, उसमें आपसे तीनों कंडीशन में से आपसे एक इसमें पूछ लेता कि इसमें कौन सा है, इसमें मतलब कौन सा है समीकरण के युग्म अद्वितीय हल होगा या इसमें से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या इसमें पूछ लेगा समीकरण का कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो 3 में से कोई सा भी पूछ सकता है। तो आपको ये 1 नंबर में भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यदि आपने नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। नोट कर लिया सभी ने? ठीक, तो आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इसके ऊपर बेस, हम इसे इधर कर देते हैं। तो आगे जैसे कि हमने यहाँ पर समीकरण लेनी है, तो यहाँ पर समीकरण आप फर्स्ट उठा लेंगे। तो फर्स्ट क्या है, kx + 3y और -k - 3 = 0। तो यहाँ पर आपकी ये फर्स्ट समीकरण है। तो a1x + के b1y + के c1 = 0 से तुलना करने पर, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, तुलना करने पर यहाँ पर समीकरण की तुलना कर देंगे आप। तो a1 आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर k आ जाएगा
और B1 यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर C1 आ जाएगा आपका यहाँ से -k 3। क्लियर है यहाँ तक? तो बात करते हैं आगे। समीकरण देखेंगे दूसरी क्या है। समीकरण हमें सेकंड दी है, हम इसको लिख लेते हैं 12x प्लस के ky और माइनस के k इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये हमारी दूसरी समीकरण है, इसलिए हमें इसे a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे? तुलना करने पर। तो बात करते हैं यहाँ पर a2 आपका 12 आ जाएगा, b2 आपका यहाँ से k आ जाएगा और यहाँ पे c2 आपका आ जाएगा माइनस के k। क्लियर है? आपका यहाँ पर बोला गया कि के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए आपने ये वाला नियम यहाँ से उठाना है। तो यहाँ से अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल होने का क्या है? प्रतिबंध। क्या स्टूडेंट? प्रतिबंध। यहाँ से प्रतिबंध क्या होता है हमारा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध है। तो आपको a1 लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा k, a2 कितना आपका 12, b1 कितना आपका 3, b2 कितना है k, यहाँ से c1 कितना है माइनस के 3 और यहाँ से आपका माइनस के k है। आपको केवल और केवल किसकी वैल्यू निकालनी है? k की। तो हमने इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, तो यहाँ से ये दोनों उठा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ से, देखिए k/12 स्क्रीन में आ रहा है, चलिए चमक रहा ना कैमरे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए k की k में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट? k² आ जाएगा और यहाँ से 12 × 36 तो 36 आ जाएगा। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √36। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? ± के 6। तो हमसे k की वैल्यू पूछी थी, प्लस माइनस आती है ± के 6 और हम अपने उत्तर की पुष्टि कर लेते हैं। इतने आप नोट करिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है k इक्वल्स टू 6। काफ़ी बार हमने देखा है कि कहीं कहीं क्या होता है ± के 6 दे देता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम जो रूट से वैल्यू बाहर आती है वो ± की होती है। k इक्वल्स टू 6 दे रखा है, प्लस के 6 और ± के 6 भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर ठीक है, और k बराबर 6 लिखेंगे तब भी आपका आंसर ठीक होगा। आप यदि k बराबर 6 लिखेंगे तब भी सही है और k बराबर माइनस के ± के 6 लिखेंगे तब भी सही होगा। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² इक्वल्स टू 2AC²। तो बहुत टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है? एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसका जो है दो भुजाएं तो बराबर हो और इसमें बोला गया है कि जिसका एक कोण समकोण है। तो हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर ले ली, जिसकी दो भुजाएं बराबर ले ली, ठीक है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। तो बात करते हैं, वो कह रहा है कि जिसका C कोण समकोण है, यहाँ पर C रख देंगे क्योंकि ये यहाँ पर 90 एंगल है। क्लियर है? और उसके बाद आप कहीं भी किसी को रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप A रख सकते हैं, यहाँ पर B रख सकते हैं, ABC। क्लियर है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। देखिए जरा, यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, यहाँ पर ये कर्ण है और ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, आपने पढ़ रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय द्वारा क्या होता है कि यहाँ पर प्रमेय कौन सी है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपका ये है, हमने बोला कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं एक तो BC है, आपकी एक AC है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। ये आपको हमने प्रमेय बताया कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है बात? यहाँ से देखिए हमारा जो है ये हमने बताया कि समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। मीन्स हम कह सकते हैं हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें जो सिद्ध करना है ये हमने लिख दिया है और इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए हमें दो भुजाएं बराबर दी हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं BC =
AC। यहाँ पर किसी को कोई शंका तो हमने क्या लिखा है, BC बराबर AC, क्योंकि समद्विबाहु है और इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। कौन कौन सी, ये वाली जिसको हमने डबल डैश से दिखाया है। तो कर्ण यहाँ पर आपका AB है, AB कवर कर देंगे, और यहाँ से लंब आपका AC है तो AC का वर्ग हो जाएगा। आधार आपका यहाँ से क्या है, BC है, तो BC का वर्ग हो जाएगा। तो अभी हमने किस किस में लाना है, AB और AC में लाना है, AB और AC में। तो हमने यहाँ से BC को यहाँ से रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर BC के स्थान पर AC रख देंगे। क्लियर है। तो AB का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC के स्थान पे यहाँ से रख देंगे, क्या रख देंगे, AC का स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमने यहाँ पर यूज किया है, यूजिंग क्या किया है कि BC इक्वल्स टू AC का यूज किया है। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे इस चीज़ को। तो शो करने के बाद हम यहाँ से देखेंगे आप कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर यहाँ पर है तो हो जाएगा 2AC का स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था जो कि हमारा क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया यहाँ से, तो यहाँ से आपका प्रूव होता है, तो इसे आप नोट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के गृह पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और इसमें बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए बेलन, यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, देखिएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर आप देखेंगे क्या होता है, 2πRh, क्या होता है, 2πRh, है ना। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh होता है। और यहाँ से 2π की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। 22/7 क्यों रखनी है, जब तक आपको बोला ना जाए कि पाई का मान 3.14 रखना है, या आपको पाई का मान 22/7 ही रखना होगा, जब तक बोला ना जाए। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में कहता भी है कि अन्यथा जब तक कहा ना जाए, जब तक आपको 22/7 ही रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये पाई का मान 22/7 आ जाएगा, और R कितना है आपका, यहाँ पर R 4 है, और H आपका दिया 14, यहाँ से 7 दूनी 14, और मल्टीप्लाई कर देंगे 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8। यहाँ पर देखिए 8 चौक 32, 3, और 8 चौक 32 और 3 35। तो यहाँ पर देखिए आपका सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मात्रक जरूर लिखना है, ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपसे एक नहीं कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो अब इसमें से किसी को एक दिया होता है और उसमें एलसीएम पूछ लेता है, एचसीएफ दिया है तो एलसीएम पूछ लेता है, एलसीएम दिया होता है तो एचसीएफ पूछ लेता है। तो ये आप प्रैक्टिस सेट देखिए उठा करके, पिछले एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो इस एक क्वेश्चन को ना छोड़े। और ये देखिए 2 नंबर में है, 1 मिनट का क्वेश्चन है और 2 नंबर में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको एलसीएम पूछा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या रोकना जरा। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला होता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। यहां पर देखिए एलसीएम हमें ज्ञात करना है, आपको एचसीएफ दिया है 9, यहाँ पर 9 रख देंगे, एक संख्या आपकी 306 है और गुना दूसरी संख्या आपकी 657। क्लियर है। तो यहाँ से एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो 306 गुना 657 बटे में कितना आ जाएगा, 9 यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ से इसको 3 से काट देंगे। 3 से काटे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 0 ऐसी 3 दूनी 6। फिर आप इसे 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9, बचता है कितना, 1, 3 चौक 12। तो एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो 34 गुना 657 आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई देखते हैं क्या आती है इसकी। तो यहाँ से 657 34 की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 4 6 24 और 24 और 2 26 और 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17, 7 1 और 3 6 18 और 1 19। यहाँ से 8 और 2 और 1 3,
7 6 13 का 3 का हासिल लगा 1, 9 2 11, 11 1 12 का 2 का हासिल 1 2। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 22,338। तो आपका ये आंसर होता है। तो आंसर की पुष्टि कर लेते हैं। तो आंसर हमारा 22,338 ये सही है। तो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ख देखेंगे यहाँ पर। इस आप स्क्रीन पर देखेंगे, आपको पेपर दिख रहा होगा, तो आप रीड करेंगे। साइन 3a इक्वल्स टू कोस a माइनस के 26 हो तो जहाँ 3a क्या है, यहाँ पर न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है, आप देखिए न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, वो कह रहा है कि 3a जो है, यहाँ पर बात करते हैं यदि इसमें रिलेशन हम लगाएं तो यहाँ पर जो है 3a, यहाँ पर 3a जो है वो 90 से छोटा है और आपका 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये रिलेशन इन्होंने दर्शाया है और इसमें a का मान पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पर साइन 3a इक्वल्स टू कोस, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लेंगे आप। यहाँ पर कोस a माइनस के 26, a माइनस के 26। देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 3a इक्वल्स टू साइन 90 माइनस के a माइनस 26। हमने क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपने क्या पढ़ रखा है, देखिए मैं इसका रीज़न यहाँ पर दे रहा हूँ कि साइन, देखिए 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होता है, क्योंकि जितने भी माइनस थीटा में हैं वो सारे आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हुई। और साइन का कोस में चेंज होगा, कोस का साइन में चेंज होता है, और टेन का कोट में, और कोट का टेन में, और सेक का कोसेक में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी आपके। यहाँ से साइन हट जाएगा दोनों तरफ से, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 3a, और 90 माइनस की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी a, और माइनस माइनस प्लस 26 यहाँ से, और माइनस a इधर आ जाएगा आपका, और 3 ऑलरेडी प्लस में था, और एक माइनस a इधर आके प्लस में हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे। यहाँ से देखिए 6 0 6, 9 2 11, यहाँ से कितना आ गया 116। यहाँ से 4a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 116। a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 116 बटे 4, 4 दूनी 8, और यहाँ से कितने बचता है 3 बचता ना, तो 4 नीम 36, 4 नीम 36। तो एक ही बात कर रहा था, तो यहाँ से 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, कितने बचते हैं 3, और 4 नीम 36, तो 29 ही आता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एंगल ए की, तो यहाँ पर एंगल ए हमारा 29 है, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो आप यहाँ से हम अपने आंसर की पुष्टि कर लेते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से इसमें 25 आ रहा है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा 3a माइनस के a माइनस 26 सही है। तो और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 3a कोस a माइनस 26 साइन 90 माइनस, और यहाँ से आपका प्लस के 26 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a माइनस 26 दे रखा है, और ये आपका माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस के 4a हो जाएगा, और यहाँ से इनको आप ऐड करेंगे तो देखिए 6 आ जाएगा, 9 2 11, आपका 116, और यहाँ से 4a आ गया, और 29। देखिए आंसर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो हमारा आंसर यही होता है 29। तो आप इसे नोट करिए। चलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखेंगे इसका आंसर जो है, यहाँ पर आपको यदि दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, तो यहाँ पर a का मान 29 ही है। ये हमने इसकी आंसर की पुष्टि की है, तो यहाँ पर 29 ही होता है। लेकिन जो आपका जो अनसोल्ड पेपर है, इसमें अनसोल्ड पेपर में यहाँ आप देखेंगे, यदि आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 25 दे रखा है, दिख रहा है, यहाँ पर 25 दे रखा है। तो इसमें अनसोल्ड पेपर में ये आंसर गलत है, तो आप अपने अनसोल्ड पेपर में आप सही कर लेंगे, यहाँ पर 29 कर लेंगे, तो हमारा आंसर होता है 29। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर ग देखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, कैसे बनता है देखिएगा। उसमें बोला गया है कि इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे आप, इसमें बोला गया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और दीवार पर टिकाने पर भूमि से, मान लो कोई दीवार है
और ये कितनी लंबी मीटर सीढ़ी है? 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये आपकी सीढ़ी है, क्या है? सीढ़ी। बात करते हैं, ये आपकी सीढ़ी है, ठीक है। तो दीवार से जो है, दीवार से टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ से देखिए, ये 8 मीटर भूमि से जो है ये 8 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 8 मीटर। तो मान लेते हैं कि एक ये दीवार है ए बी, और सी ए कोई एक सीढ़ी है, और 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है, और जो कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है। तो उसमें बोला गया है कि दीवार के आधार से, देखिए दीवार का आधार पी है ना, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पर में तो नहीं लगेगी, लगा भी सकते हैं, और हाँ पाइथागोरस थ्योरम पर में से होगा। देखिए क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पर में से क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमें एंगल नहीं दिया है, यहाँ पर कोई थीटा नहीं दिया है। मान ले वो कहता कि 60 का कोण बना रही है सीढ़ी, इस तरह की सिचुएशन देता तो तब हम बिना पाइथागोरस थ्योरम भी सभी कर सकते थे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है आपका? AC का वर्ग, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देखेंगे आप। देखिए पाइथागोरस प्रमेय भी कितनी जगह अप्लाई होती है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, करेंगे। और यहाँ से आधार यानी कि BC का स्क्वायर, और लंब यहाँ से AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना है? 10 का स्क्वायर, BC कितना है? X का स्क्वायर, जो कि हमने इसका आधार मान के चल रहे हैं कि आधार X है, और AB कितना है? 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 10 धाम 100, और यहाँ से x स्क्वायर, 8 का वर्ग 64, और यहाँ पर हमने क्या है, हमने BC मान लेते हैं, मान लेते हैं जो निकलवा रहा है BC बराबर x मीटर है ना, ये मान कर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 100 माइनस के 64 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से 36 आ जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर 36, और x बराबर √36, और बात करें x की, x बराबर कितना आएगा? 6 मीटर। मीटर देखिए मात्रक मीटर में है, तो आप मीटर जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर होता है, तो आप इसे नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 4th का गया है। इसमें बोला गया है कि एक रेखाखंड की लंबाई दी है 5.8 यानी कि 5.8 दी है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि इस रेखाखंड की लंबाई को किस में विभाजित करना है? 4:3 के अनुपात में उसे क्या करना है? बांटना है, विभाजित करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। वैसे तो ये बोर्ड पे बताने वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर भी इसको बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमने कोई एक स्केल ली है, और हमने कोई यहाँ पर कोई डिस्टेंस ले लेंगे। कितनी ले लेंगे? 5.8। देखिए मैं थोड़ी बड़ी ले रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड है, बोर्ड में 5.8 लूँगा, सेंटीमीटर में है ये, और मैं यदि सेंटीमीटर बेस पे लूँगा तो इस पर थोड़ा छोटा दिखाई देगा। तो हमने कोई AB कोई लिया है 5, हम मान लेते कि 5.8 है, ठीक है। ये लाइन हमने कोई 5.8 सेंटीमीटर की ली है, और इसमें हमें इस लाइन के 4:3 में इसको विभाजित करना है। तो करने के तरीके क्या है? फिर हम यहाँ पर एक न्यून कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यून कोण बनाएंगे। यहाँ पर बोर्ड पर एक न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि 4 अनुपात कितना है? 3 है, तो अनुपात को जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? अनुपात को जोड़ लेंगे। 4:3 को जोड़ के कितना आया? 7 आया। यहाँ पर कितना आया? 7 आया। तो आपको यहाँ पर 7 क्या लगाने हैं? चाप लगाने हैं। बराबर प्रकार में डिस्टेंस भर लेंगे आप, और प्रकार में जो कंपास होता है उसमें बराबर डिस्टेंस भर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा? न्यून कोण बनाया। क्या बनाया? न्यून कोण। न्यून कोण मैंने अभी बताया था, जो 90 से छोटा और 0 से बड़ा। तो यहाँ पर हमने कोई एक लाइन AX खींच ली न्यून कोण बनाते हुए, ठीक है। AB के साथ न्यून कोण बनाते हुए हमने एक क्या खींच ली? एक लाइन खींच ली, ठीक है ना। यहाँ पर हमें 7 ही चाप लगाने। कितने लगानी है? आर्क। 7 आर्क लगानी है, 7, और बराबर डिस्टेंस पे लगानी है। जब हम प्रकार से कंपास से लगाएंगे तो कंपास से क्या होता है? वो बराबर दूरी का ही लगना है। यहाँ पर तो मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस लास्ट वाले पॉइंट को, इसको हम नाम देते हैं A1 A2 A3 A4 इनको, और A5 A6 और A7। तो 7 वाले को यहाँ से B से हम इसको मिला देंगे। क्या करेंगे? B से मिला देंगे।
क्लियर है। और देखिए 4:3 में बांटना है, तो 4 कहाँ पर, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 1 2 3 ये 3 अलग हो जाएगा। तो 4:3 में जितना कोण यहाँ पर देखिए प्रकार में, फिर यहाँ से डिस्टेंस भरेंगे आप और डिस्टेंस भर करके यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, चाप लगाएंगे। ऐसे ही 4 से यहाँ से पॉइंट जो A4 है, फिर यहाँ से भी इतना ही लगाएंगे, इतनी दूरी का है ना, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। और जितनी डिस्टेंस है प्रकार में नाप लेंगे, प्रकार से ये नाप करके इतनी डिस्टेंस का यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। जितना कोण यहाँ पर बनना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कोण बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं ऐसी बना रहा हूँ तो हाथ से, तो थोड़ा मैं इसको स्केल से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ये आपका B डैश आ जाएगा। तो ये जो जिसको हमें रेखा दी थी ये 5 पॉइंट कितना 8, तो 5.8 जो था, तो यहाँ पर हमें इसको किस में बांटना था, 4:3 में बांटना था। तो ये हमने 4:3 में बांट दी, ये 4 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। क्लियर हुई बात नहीं हुई। तो इसके अनुपात में बांटनी थी, हमने 4 और 3 नहीं लिखना है, इसको 4 और 3 नहीं लिखना है, ये हमने इसको बांटा है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ से, ये आपका B है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, AB डैश अपॉन B डैश B बराबर, ये आपकी 4 हो गई मान लिया, और यहाँ से ये 3 हो गई। इसको इसमें ही बांटना था 4:3 में। ठीक है, तो ये कॉपी पे बताने वाला क्वेश्चन था प्रकार से, तो हमने कोई बात नहीं है बोर्ड पे बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने सबसे पहले जो रेखाखंड की लंबाई दी थी 5.8, हमने ये फीटी की सहायता से, स्केल की सहायता से खींच लेंगे। खींचने के बाद यहाँ पर इसको AB नाम दे देंगे। फिर AB के साथ जो है एक नीचे की तरफ एक X लाइन खींचेंगे, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद बराबर दूरी के यहाँ पर ये बराबर डिस्टेंस के, जैसे कि A1 बराबर A1 A2 बराबर डैश डैश यहाँ से A6 A7, तो यहाँ से ये बराबर दूरी के हमने चाप लगा लिए। चाप लगाने के बाद क्या करा, जैसे कि 4:3 में बांटना था, तो यहाँ से 4 जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है B को A7 से मिला दिया। जो यहाँ से A7 देखिए हमने जो एंगल बनाया है, एंगल A7 B के बराबर जो है यहाँ से A4 B डैश का कोण बनाया, उसी के साथ बनाते हुए एक लाइन खींच देंगे। वो क्या होगी, इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो इसके पैरेलल होगी, तो इसके कितने अनुपात में बढ़ जाएगी, 4:3 में बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो और ये हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा कितने नंबर का है, ये हमारा 2 नंबर का है। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट करिए। हम 5 की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें बोला गया है कि जैसे कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया गया है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल कितना है, 182। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x। ठीक है, एक संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से आप देखिए हमें y के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तो इसे हम एक चर में ही करेंगे। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 संख्या का योगफल 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। जब हम योगफल में से एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। उसमें बोला क्या गया है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार लिख देंगे हम, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या है, दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 182। इधर देखेंगे आप, तो x 27 माइनस के x मल्टीप्लाई में रहेगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल बोला है। 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 182। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे x की, तो यहाँ से 27x हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। देखिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस में है, दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से प्लस के 182। तो 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ के 27 आ जाए। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो 182 के टुकड़े करते हैं, तो 2 निम्मा 18, 2 एकम 2। फिर किससे कट जाएगा ये, 2 निम्मा 18 और 2 एकम 2। तो देखिए किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 बचे कितने, 2, 7 से 21 और यहाँ आ जाएगा 13। देखिए हमें जोड़ करके कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। 7 दूनी 14 और प्लस 13, तो 14 13 कितना होगी, 27 होगी। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से देखिए हमने क्या लेना है, 14 और 13, तो 14 प्लस के 13 इंटू एक्स प्लस के 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x हो जाएगा, माइनस बाहर है
तो जब इसके अंदर एंट्री करेंगे तो माइनस के 13x हो जाएगा। तो यहाँ पर 14x माइनस के 13x और प्लस के 182 इक्वल्स टू 0। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के आपके 14 आ जाएगा, माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से केवल x बचेगा। और जब बाहर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो उसके साथ प्लस, जैसे यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कितना बचेगा, 14 बचेगा। 182 में से आपने क्या ले लिया, 13 कॉमन ले लिया, तो आपका बचता है अंदर 14 इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे जो सेम वाले फैक्टर है हम उनको बाहर ले लेंगे और x माइनस के 13 इक्वल्स टू 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, तो यदि इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं तो देखिए जरा यहाँ पर यदि x माइनस के 14 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और यदि x माइनस के 13 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो x के दो मान आ गए। वैसे आने यही है, दोनों का योगफल कितना था, 27 था। 13 और 14 जोड़िए, 27 ही आना है। अब बारी बारी से आप x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, एक संख्या क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। देखिए थोड़ा सा हम कर लेते हैं आगे। तो जब एक संख्या 14 होगी, 14, जब एक संख्या 14 तब दूसरी संख्या देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए 27 माइनस के 14 कर देंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगी। जब आप क्या करेंगे, जब एक संख्या क्या होगी 13 तो तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यदि आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ना चाहते हैं तो एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 है। जब पहली संख्या 13 हो जाएगी तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है 5th का ख, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको रीड कर लेते हैं। उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटती है, अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। तो सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए हम लिख रहे हैं, जो सिद्ध करना है उसके लिए लिख देते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है हमें, 1/p² इक्वल्स टू में 1/a² और प्लस 1/b²। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। देखिए हमने क्या करना है, देखिए कोई अक्ष है हमारे पास और अक्षों से ए और बी अंतःखंड काट रहा है। मान लेते कि यहाँ से कोई ये मूल बिंदु 0 0 है ओके सेंटर, और यहाँ से ए अंतःखंड काट रहा है, तो इसके a,0 और यहाँ से देखिए बी अंतःखंड काट रहा है, तो यहाँ से 0,b पॉइंट हो जाएंगे। और देखिए इसमें बोला गया है कि डाले गए लंब की लंबाई p है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई डाले गए लंब की लंबाई p है यहाँ से, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बिंदु लिख लेंगे, आपके बिंदु क्या क्या होते हैं, देखिए a,0 और 0,b, यहाँ से ये बिंदु दिए हैं, हम इनको x1 y1 x2 और y2 मान लेते हैं। और यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण। देखिए क्या होता है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण। देखिए यहाँ से y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। पहले से थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले सबसे पहले क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे। फिर यहाँ से डाले गए लंब की लंबाई, यहाँ से क्या है, डाले गए लंब की लंबाई वाला हम सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए y माइनस y1 देखिए आपका कितना है, 0 है, y2 कितना है, यहाँ से b है, y1 कितना है 0, x2 कितना है आपका 0, x1 कितना है आपका a, और यहाँ से x माइनस a आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर
बी अपॉन यहाँ से देखेंगे ये माइनस के ए बचेगा और यहाँ से एक्स माइनस के ए की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखेंगे आप या माइनस ये आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए की मल्टीप्लाई इधर करेंगे ए वाई माइनस के बी एक्स और माइनस माइनस प्लस के ए बी। तो आप देखेंगे यहाँ से हमारी समीकरण क्या आ गई, ए वाई प्लस के बी एक्स बराबर के ए बी। तो हम इसे कैसे लिख लेंगे और देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से ए वाई प्लस के बी एक्स माइनस के ए बी। तो हमने इक्वल्स टू 0। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र होता है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है। देखिए डाले गए लंब की लंबाई को हम इसे किससे यहाँ पर लिख देते हैं, लंब की लंबाई बराबर, देखिए वो होता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, ये आपका ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, पी, तो आप पी रख दोगे और यहाँ से सी देखिए, यहाँ पर सी कितना है, माइनस के ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस आता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो ए आपका ए ही है और यहाँ से बी कितना है, बी है, तो बी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने सी क्यों लिया, ये क्यों लिया यहाँ पर सी, जब हम मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें तो वाई भी 0 और एक्स भी 0, तो यहाँ पर केवल क्या बचता है, माइनस के ए बी बचता है ना, तो इसलिए हमने माइनस के ए बी लिया है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर बराबर, चमक रहा है, ठीक है। तो ऊपर देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर, जब इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो नीचे कितना जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको दोनों तरफ से क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसका। ठीक है, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई में ऊपर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी पी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर, तो इसे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से देखिए आपका 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन, पहले ए वाले को लिख लेते हैं ए स्क्वायर, फिर बी वाले को लिख लेंगे, यहाँ से 1 1 बच रहे हैं ना, तो 1 यहाँ से बी स्क्वायर को लिख लेते हैं बाद में। तो आप देखेंगे यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ से आप इसको नोट करेंगे और यदि समझ में ना आए तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र लगाया, इसमें वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र लगाया। यदि मूल बिंदु से जा रहा है तो जो सी वाला पार्ट है तो उसको ऊपर रख देंगे और नीचे जो ए एक्स के साथ है और वाई के साथ है यहाँ पर उनका क्या कर देंगे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, कोई भी एक्स के साथ उसका कोफिशिएंट हो सकता है जिसको गुणांक बोलते हैं, उसका यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हमने क्या करा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करा तो यहाँ पर क्या हो गया, पी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से। तो हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, योग है ना, योगांतर अनुपात का नियम पढ़ा है, तो उसको हमने क्या यहाँ पर उल्टा कर दिया, तो ये 1 अपॉन पी स्क्वायर हो गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 1 अपॉन पी स्क्वायर हमने इसको ए के नीचे लिख दिया और प्लस और यहाँ से बी स्क्वायर के नीचे लिख दिया। तो यहाँ से देखिए, तो जब हमने इसको इस तरह से लिख दिया तो ए स्क्वायर से स्क्वायर 1 टाइम कट गया और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 1 टाइम कट गया, तो 1 अपॉन, पहले हमने ए स्क्वायर को पहले लिख दिया और बी स्क्वायर को बाद में लिख दिया, 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे।